हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो कि द हिंदू का न्यूज़ है। जो कि अभी आप जानते हैं कि बाढ़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आज उस न्यूज़ का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यूपीएससी के कौन कौन से पेपर में यूजफुल होने वाले हैं और इससे रिलेटेड मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरा न्यूज़ हम एनालिसिस करेंगे, पूरे एडिटोरियल का ऑपरेशन करेंगे। ओके, इसको पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जितना भी न्यूज़ होगा मसालेदार सारे निकालेंगे। और बाढ़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने मेंस में आ सकते हैं, घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे देखिए, हम अच्छे से आपको एनालिसिस करके दिखाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले प्रासंगिकता पे बात करते हैं। तो ये कौन-कौन से पेपर से रिलेटेड है? तो जीएस 1 पेपर, उसमें महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएँ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और थर्ड पेपर है आपका आपदा प्रबंधन और पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, ठीक है? डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ इसमें है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, ये थर्ड पेपर में है। और ये फर्स्ट GS 1 और 3 पेपर से रिलेटेड सारे डिस्कशन करेंगे हम। देखते हैं। तो संदर्भ क्या है? वर्तमान में भारत के कई हिस्सों में तीव्र वर्षा की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन, अचानक बाढ़, जनमाल की हानि, लोगों की तबाही, ये सारी चीजें आप देख ही रहे हो। आगे देखते हैं। उत्तर भारत में भारी वर्षा के कारण क्या है? तो पहला कारण है, भारत में वर्षा का वितरण तीव्रता कई कारणों से प्रभावित होती है, जिनमें मानसून मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, अल नीनो का प्रभाव है, और हिंद महासागर, द्विध्रुवी और जलवायु परिवर्तन, ये सब शामिल है। और दूसरा कारण और नेक्स्ट कारण क्या है? भारी वर्षा की वजह मानसून गर्त, मानसूनी पवनें, बेल्ट के साथ कम दबाव क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ। तो कम दबाव और बीच के अंतःक्रिया से हैं। अतः अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा जैसे कई राज्यों में तीव्र वर्षा होती है। तो रीजन्स बताए गए हैं और बताया गया, प्रारंभ में उत्तर भारत में जून के अंत में वर्षा में लगभग 10% की कमी का अनुभव हुआ। तो जून के अंत में 10% की कमी का अनुभव हुआ। हालांकि मानसून गतिविधि में वृद्धि हुई, जिससे देश में 2% अधिक वर्षा हुई। उत्तर पश्चिम भारत में 59% अधिक वर्षा देखी गई। बताइए, 59% मतलब 59% वर्षा अधिक देखी गई। जबकि प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्व भारत में क्रमशः 23% और 17% वर्षा की कमी पाई गई। मतलब उत्तर पूर्व भारत में कमी पाई गई, और यहाँ पर आपके बाकी उत्तर पूर्व में कमी पाई गई, उत्तर भारत में ज्यादा परसेंट में बढ़ गई। यही रीजन है बाढ़ का। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कुछ भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ 2013 की विनाशकारी उत्तराखंड बाढ़ के दौरान देखी गई। समान परिस्थितियों के साथ समानताएं साझा करती है। इन स्थितियों में एक सक्रिय मानसून शामिल है, जिसमें निचले स्तर की तेज पूर्वी हवाएं प्रचुर मात्रा में नमी लाती हैं। साथ ही पूर्व की ओर बहने वाली गर्द के कारण ऊपरी स्तर का विचलन भी होता है, मतलब भूस्खलन जिसे होता रहता है। भौगोलिक उच्चावच के कारण हिमालय की तलछटी और पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा में वृद्धि में योगदान देता है। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्र की मौजूदगी नमी के प्रवाह को बाधित करती है, जिससे नमी एकत्र हो जाती है और परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती है। बादल फटने, अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के कारण अचानक आने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण है, मतलब नहीं की जा सकती है। ऐसी घटनाओं की प्रभावी निगरानी और पूर्वानुमान के लिए रडार प्रणाली के उपयोग और अचानक बाढ़ की संभावनाओं वाले क्षेत्रों के बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास गतिविधियों में आकस्मिक बाढ़ की गंभीरता को और खराब कर सकती है। आगे देखते हैं, भारत में वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो वर्षा पर मानसून का प्रभाव। तो मानसूनों का वितरण अलग-अलग है हर जगह, ये तो आपको पता ही होगा। हवाओं और मौसमी उलटफेर है, आर्द्र स्थितियां और भारी वर्षा होती है। आमतौर पर जून के से सितंबर तक होता है, आपको पता है बारिश होती है। जुलाई और अगस्त में चरम वर्षा देखी जा सकती है। भारतीय मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच वायुदाब में अंतर प्रेरित है। थार रेगिस्तान, हिमाचल प्रदेश और हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण प्रशांत महासागर पर तापमान और वायुदाब परिवर्तन के साथ भारत में वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। तो ये सारे रीजन्स हैं। देखिए, रेगिस्तान, हिमालय, मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना अपने इंडिया में, बहुत डाइवर्स, मतलब क्या बोलते हैं, मानसून वगैरह सब कुछ है इस वजह से। वर्षा पर पश्चिमी विक्षोभ आपको पता है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर पश्चिमी एशिया से उत्पन्न होने वाले एक निम्न दबाव प्रणाली है, जो पूर्व की ओर से भारत की ओर बढ़ती है। जबकि ये सर्दियों के दौरान मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करती है। गर्मियों के दौरान ये मानसून ट्रफ के साथ भी अंतःक्रिया कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भारी वर्षा होती है। पता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण खासकर ठंडी में अपने यहाँ उत्तर भारत में वर्षा होती है, लेकिन अभी गर्मी में भी हो जाता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उत्तर पश्चिमी भारत है
पाकिस्तान में स्थित होने पर यह नमी और वायुमंडलीय अस्थिरता प्रदान करके मानसून को बढ़ाता है। इसके विपरीत जब यह मध्य या पूर्वी भारत में स्थित होता है तो वह एक उच्च दबाव प्रणाली बनाकर मानसून को प्रभावित कर सकता है, मानसूनी हवाओं को अवरुद्ध कर देता है। तो अब देखेंगे वर्षा एल नीनो का प्रभाव क्या होता है। तो एल नीनो जो होता है भूमध्यसागरीय प्रशांत महासागर के ऊपर समुद्र के सतह तापमान और वायुमंडलीय दाब में अवधित उतार चढ़ाव से संदर्भित होता है। यह हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण प्रशांत महासागर और वायुमंडलीय संरचना को बदलकर भारत में वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है। एल नीनो घटनाएं भारत पर एक उच्च दाब प्रणाली बनाकर मानसून को कमजोर कर या विलंबित करती है, जिससे नमी भरी हवाएं बाधित होती हैं। दूसरी ओर ला नीनो घटनाएं कम कर देने वाली प्रणाली बनाकर मानसून को मजबूत या आगे बढ़ाती है, जो नमी को भारी हवाओं को आकर्षित करती हैं। तो ये रीजन भी है किसका, भारी वर्षा बाढ़ का। वर्षा पर आईओडी का प्रभाव। आईओडी हिंद महासागर और अरब महासागर की खाड़ी पर आर्द्रता संचरण और संवहन का नियंत्रित करके भारत में वर्षा को प्रभावित करती है। इसकी क्षमता, अवधि और समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव पैदा करती है। सकारात्मक आईओडी उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा और मध्य भारत में शरद ऋतु की वर्षा को बढ़ा सकती है। तो आईओडी क्या करती है, उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्मकालीन और मध्य भारत में शरद ऋतु की वर्षा को बढ़ाती है। नकारात्मक आईओडी जो होता है उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा को कम कर सकती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में शरद ऋतु की वर्षा को बढ़ा सकती है, उल्टा कर सकती है। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से भी विरोधाभास होता है, जिससे कि बाढ़, मानसून जैसी घटनाएं होती हैं। अगला रीजन है जलवायु परिवर्तन से एल नीनो घटनाएं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ सकती है, ये भी आपको पता उठा है। आगे देखते हैं भारत में भारी वर्षा के क्या प्रभाव हैं। तो भारी वर्षा से कृषि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, कृषि में हानिकारक प्रभाव पड़ता है और कृषि फसल नुकसान होता है, मिट्टी की उर्वरता को नष्ट होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के बीज जो होता है असुरक्षा, कुपोषण, गरीबी और संकटपूर्ण प्रवासन को शामिल हो जाते हैं। बाढ़, बुआई, कटाई, इन लोग का बहुत झंझट होता है। फसल पकते ही बारिश हो जाने से फसल नष्ट हो जाती है, तो किसानों के लिए बहुत ही अकाल जैसी स्थिति आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम होता है कृषि पर। और जल संसाधन में हालांकि भारी वर्षा बाढ़, भूजल, सतही जल और मिट्टी की नमी के स्तर को फिर से बढ़ा सकते हैं, जिससे जल संसाधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे चुनौतियां भी पैदा करते हैं। जल भराव, कटाव, अवसादन, भूस्खलन, बांध टूटना और जल स्रोतों को दूषित करना संभावित नकारात्मक परिणाम है। इससे पानी की कमी, पानी के उपयोग पर संघर्ष और जल जनित बीमारियां, प्रकोप और समुदाय, जैसे जहाँ पर बाढ़ आती है आपको पता है बहुत सारे रोग और बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जो रोग भी उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा पर क्या होता है, भारी वर्षा और बाढ़ का ऊर्जा क्षेत्र में विपरीत प्रभाव पड़ता है सकारात्मक रूप से। वे नदी के प्रवाह को बढ़ाकर और जलाशय के स्तर को बढ़ाकर जल विद्युत उत्पन्न बढ़ा सकती हैं। इसके विपरीत घटनाएं कोयले की आपूर्ति और शीतलन प्रणालियों को प्रभावित करके थर्मल बिजली उत्पादन को बाधित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों, सब स्टेशनों और वितरण नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिजली कटौती, ब्लैकआउट, वित्तीय नुकसान और सुरक्षा खतरा संबंधी हो सकते हैं। अगला देखते हैं परिवहन में भारी वर्षा और बाढ़ की नदियों और झीलों में जलस्तर को बढ़ाकर परिवहन को बढ़ा सकते हैं, किंतु वे परिवहन के विभिन्न तरीकों को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं। भूस्खलन, बाढ़, ट्रैफिक जाम, देरी, दुर्घटनाएं, मौतें हो सकती हैं, जिससे सड़क, रेल और वायु जल परिवहन नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। तो स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि भारी वर्षा से बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ उत्पन्न होते हैं, जो कि स्वास्थ्य पर बहुत हानि पहुंचाते हैं। आगे हम देखते हैं भारत में बाढ़ से निपटने के सरकारी पहले क्या है। तो राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम समन्वय परियोजना NFRMP, इस परियोजना का उद्देश्य आपदाओं को राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, पुनर्प्राप्ति के संसाधन और क्षमताएं जुटाना है, कमजोर समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना है और ध्यान केंद्रित करना है। और दूसरा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP, एनडीएमपी रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण सहित आपदा प्रबंधन के सभी चरणों के लिए एक व्यापक रूपरेखा दिशा प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में NDMA आपदा प्रबंधन के नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देश तैयार करते हैं। ये पूरे देश में इन उपायों के कार्यान्वयन का समन्वय करते हैं। अगला है भारत में मौसम विज्ञान विभाग भी है। तो IMD है जो वर्षा, चक्रवात और पूर्वानुमान प्रदान करती है, जिससे आकस्मिकता, भारी वर्षा और भूस्खलन आदि बादल फटने वाली चेतावनियों से लोगों को बचाया जा सके। केंद्रीय जल आयोग क्या होता है, CWC, यह प्रमुख नदियों और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी करता है, बाढ़ की तैयारी में सहायता के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्विहित पूर्वानुमान जारी करता है। आगे है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। NRSC क्या करता है, बाढ़ निगरानी, मानचित्रण
और क्षतिपूर्ण मूल्यांकन और राहत योजना के लिए उपग्रह आधारित जानकारी उपयोग करता है। यह बाढ़ प्रबंधन प्रयासों पर समर्थन करने के लिए बाढ़ मॉडल और बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करता है। आगे भावी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो बाढ़ से निपटने के लिए सरकार संस्थागत और कानूनी ढांचे को मजबूत, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और आपदा तैयारियों को सुधारने के पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? संस्थागत और कानूनी ढांचे को मजबूत करना, मतलब बाढ़ भूस्खलन प्रबंधन के समर्पित एजेंसियों को विभागों की स्थापना करना है। और क्या कर सकता है? विभिन्न हितधारक के बीच समन्वयन और सहयोग बढ़ा सकता है। और तीसरा है भूमि उपयोग निर्माण और खनन के लिए नियमों और मानकों को लागू करना और आपदा प्रबंधन गतिविधियों और जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है। ये सारे काम कर सकता है गवर्नमेंट। आगे है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ा सकता है। खतरे, सुभेद्य और जोखिम मूल्यांकन का संचालन तो यही कर सकते हैं। बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण जोनिंग ये कर सकते हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और पूर्वानुमान मॉडल विकसित कर सकते हैं। संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक समन्वय उपायों को लागू करना, अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर वैज्ञानिक तकनीक द्वारा इसको रोका जा सकता है या कंट्रोल या बचाव किया जा सकता है। आपदा में तैयारी में सुधार, तो आपदा की तैयारी में सुधार क्या कर सकते हैं? अल्पकालिक उपाय क्या कर सकते हैं? आपातकालीन नियंत्रण कक्ष और संचार नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। प्रतिक्रिया परिदृश्यों का अनुकरण करके मौका का अभ्यास आयोजित कर सकते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को तैनाती और राहत सामग्री की पूर्व स्थिति कर सकते हैं। समय पर निकासी और बचाव कार्य सुनिश्चित कर सकते हैं। और दीर्घकालीन उपाय क्या कर सकते हैं? विभिन्न स्तर पर व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाएं विकसित कर सकते हैं। तैयारी प्रतिक्रिया के पर्याप्त धन और संसाधन आवंटित करना, जन अभियानों और शिक्षा के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना और जागरूकता बढ़ाना, ये सारे काम हम कर सकते हैं आपदा तैयारी में सुधार से। तो ठीक है, और इन पहलों के उद्देश्य तत्कालीन जरूरतों और दीर्घकालीन योजना दोनों को ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। संबोधित करके लचीलापन बनाना, प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करना, बाढ़ के प्रभाव को कम करना। इसके लिए सरकारी एजेंसियां, स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक संस्थाओं और हितधारक को शामिल करते हुए बहुउद्देशीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पूरा एक आंसर राइटिंग की तरह आप लिख सकते हो। प्रबंधन की कैसे कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन और प्रदूषण सब में यूजफुल है। आपको बताया गया ना, 2 पेपर 1 और 3 के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आगे इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसको आप लिखिएगा और अगर हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइएगा। हम आपके आंसर की जांच करेंगे कि आपका आंसर कैसा है, और अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भारी वर्षा में योगदान देने वाले कारकों और विभिन्न क्षेत्रों पर उनके प्रभाव की जांच करें। वर्षा की इन घटनाओं को बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन की भूमिका पर चर्चा करें। क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये आप बताइएगा। आंसर लिखिएगा, 2-4 मतलब कम से कम अपने आंसर को थोड़ा सा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। उत्तर भारत में हाल ही में बाढ़ की घटनाओं ने आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अभी उत्तर भारत में जो बाढ़ आया है उसके बारे में बात की गई है। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की पहल और भारी वर्षा एवं बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। साथ ही देश में बाढ़ और भूस्खलन प्रबंधन के लिए संस्थागत कानूनी ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाएं। तो 15-15 अंक का क्वेश्चन है, ये 150 में नंबर में है और ये 250। ये दोनों आप करके दिखाइएगा। पूरा आपको एडिटोरियल करा दिया गया, उसके बेसिस पे आप आंसर करिएगा और जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक का सदैव स्वागत है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट एडिटोरियल जल्दी लाएंगे।